Hello bachcho, welcome to the chemistry with Sachin and today's topic is types of chemical reaction which is a part of our class 10 chapter 1 chemical reaction and chemical equations. आई होप आप सब लोग इसे बहुत सिंसियरली बहुत ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे और इन कंसेप्ट्स को अप्लाई करना भी सीखेंगे कि क्वेश्चन में किस तरह से अप्लाई किया जाता है। मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि यही की यही चीज़ आपकी बुक में भी लिख रखी है। आप पढ़ते हैं, समझते हैं, सीखते हैं, सब कुछ करते हैं, बट अप्लाई नहीं कर पाते क्योंकि आपकी उस तरह की फ्रीक्वेंसी बन नहीं पाती। तो प्लीज़ साइंस जैसे सब्जेक्ट को थोड़ा सा लिंक करके पढ़िए। तो हमारा जो पिछला लेक्चर है जिसमें मैंने आपको सिखाया था कि हाउ किस तरह से हम बैलेंस कर सकते हैं रिएक्शन को, केमिकल इक्वेशन को हम किस तरह से बैलेंस कर पाते हैं। तो बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन वाला वीडियो आप देख कर आइए, क्योंकि उसका भी यहाँ पर काम हमें पड़ेगा जो मैं आपको बताने वाला हूँ। और दूसरा, इसके भी पहले हमारा एक लेक्चर था कि हम किस तरह से केमिकल फार्मूला बनाते हैं, तो भी यहाँ भी उसका बहुत ज़्यादा महत्व है। तो तीनों ही लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपके चैप्टर फर्स्ट को अच्छे से कंप्लीट करने के लिए। इसके सारे क्वेश्चंस को लगाने के लिए एग्जाम में आप बिल्कुल प्रिपेयर हो जाएंगे। हो सकता है एक लेक्चर और इस चैप्टर का बन जाए। अभी हम देखते हैं कितना लेक्चर हमारा बनता है इसमें। हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो हमने इस चैप्टर में पहले देखा कि रिएक्शंस क्या होता है, कि रिएक्शंस हमें पता चलता है। तो हमने 4 कैरेक्टरिस्टिक देखे थे कि हम अगर किसी को किसी में मिलाते हैं तो या तो उसका कलर चेंज हो जाता है। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक थी हमारी चेंज इन कलर। दूसरी जो थी हमारे पास कि साहब चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या हो जाता है, बीकर का चेंज हो जाता है, हमें गर्म लगने लगता है, तो भी केमिकल रिएक्शंस हो रही है। तीसरा था कुछ गैस अगर इवॉल्व हो रही है, गैस निकलती हुई दिखाई दे रही है ना, ब्रिस्क इफर्वेसेंसेस नजर आ रहे हैं, तो भी हम कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रही है ना। चेंज इन स्टेट, यदि कोई चीज लिक्विड से, लिक्विड हमने मिलाया था, लिक्विड लिक्विड वो सॉलिड बन गया है, तो वो भी क्या हो सकता है कि साफ केमिकल रिएक्शन हुई है और नया प्रोडक्ट बना है। तो केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं और क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है। चलिए यहां तक बात आपको समझ में आ गई। फिर हमने केमिकल रिएक्शंस को क्या करा था, बैलेंस करना सीखा था, उन कंपाउंड्स के नाम और नाम के अकॉर्डिंग उनके फॉर्मूले बनाने सीखे थे। यहां तक ये हमारी सेकेंड स्टेप हो गई थी। आज थर्ड स्टेप में है, हमें केमिकल रिएक्शन को पहचानना है, हमने उसको क्लासिफाई कर दिया है, क्योंकि हमें उस तरह से पढ़ना ज्यादा इजी रहेगा। तो क्लासिफिकेशन में हमने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन कितने रखे हैं वो मैं आपको 10th के बेसिस पे बता देता हूं, जो हमारी 10th की एनसीईआरटी बुक में है। वो है हमारा पहला जो टाइप है वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन देखिए, नाम से समझिए, कंबाइन कर रही होगी कुछ चीज, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, है ना, क्लियर है। दूसरा है डीकंपोजिशन, डीकंपोजिशन रिएक्शन, टूट रही होगी, डिकंपोज हो रहा होगा, कुछ ना कुछ क्या हो रहा होगा, डिकंपोज, इसलिए उस रिएक्शन को हमने किस तरह से दे दिया है, डीकंपोजिशन रिएक्शन। क्लियर हुई बात इतनी। चलिए तीसरा है डिस्प्लेसमेंट, उसका प्लेस चेंज कर दिया है, डिस्प्लेसमेंट, नाम क्या रख दिया हमने, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो ये हमारे 4 मेन टाइप हैं रिएक्शन के जो कि पूछे जाते हैं। अब कैसे पूछे जाते हैं ये तो पूरे आपके क्वेश्चन में ही समझ में, अभी धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। लेकिन हाँ, एक क्वेश्चन जरूर आता है, आइडेंटिफाई द केमिकल रिएक्शन, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, ये जरूर आता है। किसी भी फॉर्म में आपको क्वेश्चन दे देगा, लेकिन क्या आएगा जरूर, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। उसी के लिए हम आज पूरा ये काम कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ उसी एक क्वेश्चन के लिए नहीं, बाकी सारे क्वेश्चन भी किस तरह से बनते हुए दिखाई देंगे वो हम जानेंगे इस लेक्चर में। क्लियर है। 4 मैंने बता दी, और भी हमारे इसमें ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, इनको भी जानेंगे, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेनली हम इस लेक्चर में मुझे लगता है कि ये 4 को कवर करते हैं, बाकी अगले लेक्चर में इन 4 को करेंगे। तो हमारा पहला चैप्टर जो है हमारा बहुत अच्छे से क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, और आपको भी सारे कंसेप्ट अच्छे से लर्न हो जाएंगे। और एक आध वीडियो हम और देखेंगे तो फिर इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पीवाईक्यूज के हम बना देंगे, ताकि आप उनको देख लीजिएगा अच्छे से, जो आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। चलिए आ जाते हैं पहला टाइप, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मैंने कहा आपको कोई चीज कंबाइन कर रही है, व्हेन 2 और मोर सब्सटेंस, कंबाइन तो 2 ही कर सकते ना, एक अकेला तो कंबाइन नहीं कर सकता, तो कंबाइन 2 ही करेंगे। तो व्हेन 2 और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू ईच अदर टू फॉर्म ए सिंगल सब्सटेंस, देखिए नाम पर समझिएगा, टू फॉर्म ए, देखिए मैंने बताया व्हेन 2 और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म ए न्यू सिंगल सब्सटेंस, सिंगल सब्सटेंस,
बेटा ध्यान रखिए, आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है केमिकल रिएक्शन को, बस पहचानना है कि साहब हमने केमिकल रिएक्शन देखी और हमें लगा कि रिएक्टेंट तो क्या है, दो या दो से ज्यादा है, लेकिन प्रोडक्ट हमें केवल सिंगल मिल रहा है। देखिए ध्यान से समझिएगा, सिंगल प्रोडक्ट मिल रहा है और रिएक्टेंट्स दो या दो से ज्यादा है, मतलब किस टाइप की रिएक्शन हो गई। आपसे अगर पूछेगे आइडेंटिफाई द टाइप, जैसे ही आपको सिंगल प्रोडक्ट दिखे बेटा क्या लगा दो उसको, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इट इज ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बस ये सीख गए हम। तो और भी अगर एग्जाम्पल भी हम देखते हैं तो मैंने 4 एग्जाम्पल आपके सामने रख रखे हैं, 4 एग्जाम्पल देखते हैं इसमें क्या सिमिलरिटी दिख रही है सब में। तो आप देखेंगे सब में सिंगल 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 प्रोडक्ट मिल रहा है आपको, क्लियर है। लेकिन इधर क्या हो रहा है, रिएक्टेंट में एक ही रिएक्टेंट नहीं है बेटा, दो रिएक्टेंट है, दो रिएक्टेंट है, दो रिएक्टेंट है, दो रिएक्टेंट है, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं बट एक नहीं रह सकता। तो व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू ईच अदर टू फॉर्म ए सिंगल सब्सटेंस कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नहीं भूलोगे कभी भी, कभी भी नहीं भूलोगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में सिंगल प्रोडक्ट मिलता है, क्लियर। चलिए अब देखिए बात क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन किस टाइप का आ सकता है आपको, है ना। आपसे बोल दे कि साहब व्हेन कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म ए कंपाउंड एक्स, ध्यान से समझना मेरी बातों को, व्हेन कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म कंपाउंड एक्स, कंपाउंड का नाम नहीं बताया, आपसे पूछ लिया है कि राइट द नेम ऑफ कंपाउंड एक्स एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, तो आपको सिंपल सी बात बता देनी है। जैसे ही आपको समझेंगे यहां पर कौन सा कंसेप्ट लग जाएगा हमारा, ये और ये कंबाइन होगा तो क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और जब हमें ये पता होगा कि ऑलवेज कैल्शियम ऑक्साइड वाटर से रिएक्ट करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, बेटा इसका नाम क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब हमें ये नाम पता होगा ना तो नाम से हम क्या बना लेंगे, फॉर्मूला, जो हमने पहले वीडियो में बना दे रखा है। और इसकी मैंने प्लेलिस्ट जनरेट कर दी आपकी, क्लास 10th साइंस 2023 करके मैंने प्लेलिस्ट, आप कहीं घूमे नहीं, कहीं इधर उधर ना जाइए, प्लेलिस्ट में आप डायरेक्ट जाएंगे, आपको 10th से रिलेटेड सारे वीडियो वहीं पर मिलेंगे, क्लियर हुई बात। तो यहां पर जो है कैल्शियम ऑक्साइड, तो बेटा हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात कर रहे थे, इस रिएक्शन की बात कर रहे थे कि व्हेन कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनाएंगे, अगर हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका बनाना आएगा, केमिकल फार्मूला इसका हमें बनाना आएगा। इसी रिएक्शन को दूसरे टाइप से भी पूछा जा सकता है ना। इनका जो कॉमन नेम है, अभी मैंने केमिकल नेम बताया, इनका कॉमन नेम क्या है बताओ जल्दी, इसको क्या बोलते हैं, क्विक लाइम, क्या बोलते हैं, क्विक लाइम। तो क्विक लाइम रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म है, इसको क्या बोलेंगे, स्लैग्ड लाइम। देखिए इस नाम से भी क्या पूछा जा सकता है। तो मैं आपको रटने का नहीं बोलूंगा बेटा, समझकर ही पढ़ना, इसको आप समझकर पढ़ेंगे तो देखिए मैंने एक ही रिएक्शन में कितने सारे, कितने टाइप ऑफ क्वेश्चन बना के आपको बता दिए हैं, इनके कॉमन नेम से, इनके केमिकल नेम से। और क्या चीजें दिख रही है आपको, और देखेंगे आपकी यहाँ पर बैलेंस हो रही क्या रिएक्शन, नहीं हो रही ना, तो बैलेंस भी कर दो इसको। ऑक्सीजन 1 है, उधर 2 है, एक इधर भी 2 ऑक्सीजन है, इधर भी 2 ऑक्सीजन है, ओके ठीक है, हाइड्रोजन भी 2 है, हाइड्रोजन भी 2 है, कैल्शियम भी 1 है, कैल्शियम बैलेंस्ड है रिएक्शन। तो कितनी सारी चीजें हम देख सकते हैं। तो ऐसा लिंक करके पढ़ोगे तो कभी भी आपको ये टफ नहीं लगेगा, नहीं तो आप बोलोगे कि हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा। ठीक, चलिए अगली रिएक्शन देख रहे हैं, सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है, धड़ाम से लगा दो, बोले कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। कैसी है, कॉम्बिनेशन, क्योंकि सिंगल प्रोडक्ट मिल रहा है। देखिए H2O2 H2, यहां पर जो है आपका ऑक्सीजन 2 है, इधर 2 बनाने के लिए हम ये लगा देंगे तो हाइड्रोजन भी 2 हो जाएगा, ये हमारी रिएक्शन क्या होगी, बैलेंस हो। इट इज आल्सो ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन, क्लियर हुई। ये भी देखिए कार्बन डाइऑक्साइड CO2, इट इज आल्सो ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है। कॉपर ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कॉपर ऑक्साइड, यहाँ बैलेंस नहीं है ना, 2 ऑक्सीजन इधर 1 है, इसको 2 बनाया ऑक्सीजन को तो कॉपर 2 हो गया, तो इधर भी 2 हो गया। देखिए फटाफट बनेगी आपसे, फटाफट इसका क्या होगा, बैलेंस होगा। बट यहां सिर्फ हमें पहचानना है, आइडेंटिफाई करना है कि अगर सिंगल प्रोडक्ट रहेगा तो बेटा ऑलवेज ऑलवेज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, क्लियर। चलिए तो पहला टाइप हमें कंप्लीट हुआ कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। अब हम अगले पे जाएंगे, डीकंपोजिशन रिएक्शन पे। तो तब तक के लिए आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। सो नाउ
अब हम बात करते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। हमारा टाइप 1 हमने कॉम्बिनेशन पढ़ लिया था, अब हम डीकम्पोजिशन को समझने वाले हैं। डीकम्पोजिशन को समझने वाले हैं, लेकिन बहुत आसान है यदि आपने कॉम्बिनेशन को समझा था। कॉम्बिनेशन में दो लोग मिलकर, दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, क्लियर है। और यहाँ क्या होता है, एक सिंगल प्रोडक्ट, एक सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन होके दो और दो से ज्यादा क्या बनाता है, प्रोडक्ट बनाता है, विच इज टोटली अपोजिट टू कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसलिए मैंने याद रखने के लिए आपको लिखा भी यहां पर अपोजिट टू कॉम्बिनेशन। तो डिकम्पोजिशन को याद रखने में कोई बड़ी टेंशन लगेगी दिमाग को, नहीं लगेगी, क्योंकि हमें कॉम्बिनेशन पता है कि कॉम्बिनेशन में टू और मोर सब्सटेंसेस क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं और सिंगल प्रोडक्ट बनता है, क्लियर है। तो अब हमने इसका जस्ट अपोजिट कर देना है कि भैया डीकम्पोजिशन वो जिसमें एक सिंगल सब्सटेंस ब्रेक होकर, डिकम्पोज होकर टू और मोर प्रोडक्ट्स में क्या होता है, हमें मिलता है, फॉर्म होता है। तो यही रिएक्शन की जो डेफिनेशन है वो भी याद कर लो आपके, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, अ सिंगल सब्सटेंस डिकम्पोजेस टू गिव टू और मोर सब्सटेंस, यही लिखा है अपोजिट टू कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ऐसा पूछ सकते हैं कि ऐसी कौन सी रिएक्शन है जो अपोजिट टू कॉम्बिनेशन है, तो वो डीकम्पोजिशन है। अब डीकम्पोजिशन के भी तीन टाइप होते हैं बेटा। किसी को तोड़ना हो ना तो अलग अलग तरह की एनर्जी लगती है ना, तो कुछ सब्सटेंसेस को हम हीट से तोड़ते हैं, यानी कि आग देकर, गर्मी देकर। किसी को हम इलेक्ट्रिक शॉर्ट देकर तोड़ते हैं, है ना, हम किसी को इलेक्ट्रिक शॉर्ट देकर तोड़ते हैं। तो वैसा ही जो है केमिकल कंपाउंड में भी हो कि किसी को हम हीट देकर ब्रेक डाउन करेंगे, तो किसी को इलेक्ट्रिसिटी देकर ब्रेक डाउन करेंगे, तो किसी को हम धूप में रखकर ही क्या कर देंगे, ब्रेक डाउन कर देंगे। तो उन्हीं तीनों नाम की वजह से डीकम्पोजिशन को हमने तीन टाइप में बांटा है। हीट अगर हम करेंगे तो वो होगा हमारा थर्मल डीकम्पोजिशन। फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन बोलेंगे किसको, ये होगा हमारा सनलाइट में, किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में। और इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन होगा आपकी इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में। यहां तक क्लियर है। ये दो की अभी हम बाद में बात करते हैं, पहले हम उठाते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन। थर्मल डीकम्पोजिशन, थर्मल डीकम्पोजिशन में आप रिएक्शन देख पा रहे हैं ऐसी, मैंने बता दिया आपको कि थर्मल डीकम्पोजिशन किसकी प्रेजेंस में होगा बेटा, हीट। हीट आपको यहां पर देना पड़ रही है, देना पड़ रही है, तो हमने उसको एरो पर लिख रखा है, हीट हीट हीट। तीन एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं यहां पर थर्मल डीकम्पोजिशन के। पर देखिए ना, एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो किस तरह से आ सकता है, फिर मैं कहूंगा आपको, है ना, कि ए कंपाउंड ए इज ए ग्रीन इन कलर, है ना, विच इज थर्मली डीकम्पोज टू कंपाउंड बी विच इज ब्राउन इन कलर। कैसे भी घुमा के दे सकता है। तो इसको याद करने, रखने का, इसको समझने का थोड़ा क्लियर है ना। लेकिन अगर हमें सिर्फ आइडेंटिफाई करने को बोले, बहुत अच्छी बात है। अगर सिर्फ रिएक्शन दे दे और आइडेंटिफाई करने को बोले तो वो तो सबसे सरल बात है कि देखो तीनों तरफ सिंगल 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 प्रोडक्ट दिख रहा है और इधर टू और मोर प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं, तो हम तुरंत समझेंगे कि ये क्या होगी, डीकम्पोजिशन होगी। लेकिन कैसी होगी, थर्मल, बिकॉज एरो पर क्या है, हीट है, एरो पर क्या है, हीट है। समझ गए आप थर्मल डीकम्पोजिशन का। फेरस सल्फेट का, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड, क्लियर है। ये भी पूछ सकता है कि कौन सी गैस निकलती है, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, जब हम फेरस सल्फेट का क्या करते हैं, थर्मल डीकम्पोजिशन करते हैं। इस तरह से क्वेश्चन को अपने आप से बनाइए, खुद बनाइए, ठीक। कैल्शियम कार्बोनेट, आपको पता है इसको लाइम स्टोन बोला जाता है ना, क्या बोला जाता है इसको, लाइम स्टोन। तो थर्मल डीकम्पोजिशन ऑफ लाइम स्टोन क्या देता है, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए क्या देता है, क्विकलाइन। क्विकलाइन ये इसका कॉमन नेम है, और आपको इसका केमिकल नेम तो पता है, कैल्शियम ऑक्साइड, और इसका केमिकल फॉर्मूला बनाना आप सीखे। कौन सी गैस रिमूव होती है, तो CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। तो थर्मल डीकम्पोजिशन ऑफ, देखिए क्वेश्चन देखिए आप अरेंजमेंट का, कि थर्मल डीकम्पोजिशन ऑफ लाइम स्टोन, which gas is evolved during the chemical reaction and identify the type of chemical reaction। तो बेटा आपको ये समझ, हीट दे रखा था, आइडेंटिफाई टाइप में बोल देंगे थर्मल डीकम्पोजिशन हो रहा है, और कौन सी गैस हो रही है, तो CO2 क्या कर रही है, निकल रही है। सिंपल है, इस तरह से बनाइए आप, सच कह रहा हूं आपको, बहुत सिंपल हो जाएगा ये। चलिए, लेड नाइट्रेट, येलो इन कलर। अब यहां पर जो गैस निकलती है वो ब्राउन फ्यूम्स निकलती है। यहाँ पर ये बहुत बार क्वेश्चन आया है और थोड़ा डिफिकल्ट भी रहता है, तो अगर थोड़ा सा अगर डिफिकल्ट बना पेपर तो इस तरह का
आपको आएगा। लेकिन ये भी क्या है, एक थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल है। लेड नाइट्रेट, लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस क्या होती है यहाँ पर रिलीज होती है। यहाँ पर भी पूछा जा सकता है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कौन सी गैस जो है ब्राउन फ्यूम्स तो इवोल्व हो रही है, लेकिन ब्राउन फ्यूम्स किस गैस की है, तो आपको लिखना होगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की। ठीक है, थर्मल डिकम्पोजिशन में इतना आप पढ़ेंगे। अब हम इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलते हैं कहां पर, इलेक्ट्रोलिटिक और फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। तो बच्चों आइडेंटिफाई करने का मतलब क्या हुआ, पहले ही सिखा दिया मैंने आपको। डिकम्पोजिशन में क्या देखना है कि इधर की साइड एक ही सिंगल प्रोडक्ट होना चाहिए, और सिंगल प्रोडक्ट टूटना चाहिए ना टू और मोर सब्सटेंसेस में, वो डिकम्पोजिशन, यानी कि अपोजिट टू कॉम्बिनेशन। और अगर इसमें 3 पार्ट की हम बात करें कि इसमें हम कंफ्यूज हो रहे हैं सर, तो इसमें थर्मल में तो हमेशा थर्मल मतलब थर्मस, याद रखिए वो हीट रखता है ना, गर्म रखता है, तो हीट। फोटोलिटिक है ना, फोटोन्स आए होंगे, फोटोलिटिक जब भी आए आपको सनलाइट, सनलाइट में अच्छे फोटो आते हैं, है ना, ध्यान रखना, लाइट में अच्छे फोटो आते हैं, तो फोटोलिटिक मतलब सनलाइट। और इलेक्ट्रोलिटिक, इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिसिटी, याद रहेगा आपको। चलिए, तो सेकेंड वाला टाइप हम पढ़ते हैं फोटोलिटिक, सॉरी इलेक्ट्रोलिटिक पढ़ लेते हैं पहले। इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, जहां पर H2O का इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, वाटर टूट जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। और देखिए ऐसा डायग्राम मैंने आपको क्यों बनाया है, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, ये तो आपको समझ आ ही जाएगा कि इलेक्ट्रिसिटी है और यहाँ सिंगल प्रोडक्ट है, 2 बन रहा है, तो ये क्या हो गया, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन। यहां तक तो आपको आ गया समझ में। फिर यहाँ क्या होता है कि जब इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन करते हैं बेटा, तो इतना ही याद रख लेना कि हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस निकलती है, तो यहाँ पर 2 तरह के इलेक्ट्रोड होते हैं, एक को कैथोड बोलते हैं, एक को एनोड बोलते हैं। जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है उसको एनोड बोला जाता है, और निगेटिव चार्ज को कैथोड बोला जाता है। इस तरह से दोनों इलेक्ट्रोड को हम बैटरी से क्या कर देते हैं, अटैच कर देते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट तो बैटरी से ही आएगा ना। यही बैटरी का करंट जाकर वाटर को यहां पर किसमें तोड़ देता है, ब्रेक डाउन कर देता है, डिकम्पोज कर देता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमें कहां मिलती है, ये क्वेश्चन आ सकता है। इसीलिए मैंने लिख दिया कि हाइड्रोजन कैथोड पर मिलेगी एंड ऑक्सीजन मिलेगी आपको एनोड पर। इतना क्लियर है। हाइड्रोजन पॉप साउंड देती है, फट फट फट, अगर आप कैंडल ले जाएंगे उसके सामने, लेकिन ऑक्सीजन कोई साउंड नहीं देती। ये इसका एक कैरेक्टरिस्टिक है, इसकी पहचान है। क्लियर, इतना समझ में आ गया आपको। इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन का इतना ही इंपॉर्टेंट है आपको, और बाकी आप पढ़ना एनसीईआरटी, आपको और भी कुछ चीजें इसमें मिलेगी, बट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट वाला हमारा डिकम्पोजिशन है फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन बेटा। फोटोलिटिक यानी कि यहां पर सनलाइट, जैसे मैंने एरो पर लिख ही रखा है, सनलाइट की प्रेजेंस होनी चाहिए, मतलब यहां डिकम्पोजिशन हो रहा है इन दी प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और इसी को हम कह रहे हैं फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। तो ये थर्ड पार्ट है, लास्ट पार्ट है। इसमें मैंने 2 एग्जांपल दे रखे हैं, AgCl और Ag और Cl। देखिए यहां पर भी कमाल की चीज हो गई। अगर इसका हम कलर की बात करें तो AgCl रहता है बेटा व्हाइट कलर का, ठीक है, लेकिन व्हेन ड्यूरिंग फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन, है ना, AgCl कन्वर्ट्स इनटू ग्रे इन कलर बेटा, है ना, और ग्रे कलर किसका होता है, सिल्वर का, Ag का। तो कलर के अकॉर्डिंग भी क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए आप तैयार रहिएगा, उसी तरह से पढ़िएगा, आप थोड़ा लिंक करके पढ़िएगा। साइंस है ना, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, ठीक। तो सिल्वर क्लोराइड कन्वर्ट्स इनटू सिल्वर, एंड यहां पर कौन सा आता है, क्लोरीन गैस। देखो गैस के बारे में पूछ सकता है ना, कि AgCl का डिकम्पोजिशन होगा तो कौन सी गैस निकलेगी, तो ऑब्वियसली बात है बेटा, Cl दिख रहा है ना आपको, तो क्लोरीन गैस। यहां देखो नीचे क्या दिख रहा है, Br दिख रहा है, तो ब्रोमीन गैस। देखो ये ब्रोमीन गैस मिली, है ना, तो AgBr कन्वर्ट्स इनटू AgNBr2 यानी कि ब्रोमीन गैस व्हेन या ड्यूरिंग दी फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। तो ये हमारा सेकेंड टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, जिसमें हमने फर्दर 3 टाइप्स को रीड किया, समझा डिकम्पोजिशन में, थर्मल, फोटोलिटिक और इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। ओके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जब तक हम अगले टाइप पर जाएंगे, विच इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलिए अब हम डिस्प्लेसमेंट में कराने वाले हैं बहुत बड़ा युद्ध, और युद्ध में कौन जीतता है ना, अरे युद्ध में कौन जीतता है, जिसके पास अकल भी हो और पावर भी हो, ठीक है। तो हम यहां पर पावर की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे इस रिएक्शन में, पावर की। तो देखना सीखिए बेटा
कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का पहले मतलब क्या होता है। तो मतलब क्या होता है डिस्प्लेसमेंट का, डिस्प्लेस किसी को उसकी जगह से हटा देना। आपकी कोई भी जगह है, अगर आपको कोई हटाना चाहता है तो क्या आपसे कमजोर व्यक्ति आपको हटा पाएगा? नहीं हटा पाएगा ना। आपसे स्ट्रोंग व्यक्ति ही आएगा, आपको स्ट्रोंग पर्सन ही आएगा, वही आपको वहां से हटा पाएगा, क्योंकि उसकी पावर ज्यादा है और आप हट भी जाएंगे तुरंत। उसीलिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ने से पहले आपको पावर जाननी होगी, इन लोगों की पावर जाननी होगी, तभी इनके बीच आप महाभारत करवा पाएंगे। अर्जुन की पावर जाननी पड़ेगी, है ना, कृष्ण की पावर जाननी पड़ेगी, दुर्योधन की पावर जाननी पड़ेगी, हर एक व्यक्ति की पावर जाननी पड़ेगी। पावर के लिए मैंने ये एरो ऊपर लिख रखा है। रिएक्टिविटी का ऑर्डर हम देखें तो नीचे से ऊपर जाने पर रिएक्टिविटी इंक्रीज हो रही है। तो सबसे ज्यादा जो मोस्ट रिएक्टिव जो मेटल है वो है बेटा पोटेशियम, फिर उससे कम सोडियम, फिर उससे कम कैल्शियम, फिर उससे मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, ये नीचे आते आते गोल्ड सबसे लेस रिएक्टिव है। इसको हम लिस्ट रिएक्टिव मेटल भी बोलते हैं। बहुत कम, बहुत ही कम क्या करती है, रिएक्ट करती है किसी से भी, सबसे ज्यादा रिएक्ट ये करती है। तो ये ऑर्डर आपको याद करना पड़ेगा बेटा जरूर, क्योंकि ये ऑर्डर आप याद नहीं करोगे तो किसको किससे डिस्प्लेस करवाना है वो आप नहीं करवा पाएंगे। एक एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास एग्जांपल है, इसके पहले देख लो। व्हेन एन एलिमेंट डिस्प्लेसेस अनदर एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड, कोई कंपाउंड है उसका जो एलिमेंट है, कोई दूसरा एलिमेंट आके उस एलिमेंट को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। तो ध्यान से देखो, आयरन आया है, आयरन आकर कॉपर को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया है। अभी कॉपर सल्फेट के साथ था, लेकिन कॉपर को आयरन ने क्या कर दिया, भगा दिया। भगाया तो आयरन सल्फेट बन गया और कॉपर यहां से हट गया। कॉपर को आयरन ने भगा दिया है। अब आयरन कौन है, देखिए आयरन कौन है, आयरन इस जगह पर है बेटा, और आप देखिए कॉपर इस जगह पर है। तो रिएक्टिविटी सीरीज हमें बताती है कि ये बंदा मोर रिएक्टिव है एज कंपेयर टू किसके, कॉपर के, इसलिए हटा सकता है, इसलिए क्या कर सकता है, हटा सकता है। लेकिन यही रिएक्शन को अगर मैं रिवर्स करना चाहूं तो ये रिवर्स रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि देखो बेटा कॉपर नहीं हटा पाएगा आयरन को, बिकॉज कॉपर की रिएक्टिविटी क्या है, कम है। तो रिएक्टिविटी का खेल समझ में आया आपको, समझ में आया। मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट ही क्या करेगा, लिस्ट रिएक्टिव को क्या कर पाएगा, हटा पाएगा, ठीक है, ना कि लिस्ट रिएक्टिव मोर रिएक्टिव को। बस ये ध्यान दे लेना बेटा। इसकी है ना निमोनिक्स भी होते हैं, तो वो भी आप याद कर लेना अपने अकॉर्डिंग बना के, बराबर याद हो जाएगी आपको। क्लियर। चलिए एक आपके पास एग्जाम्पल दे रखा है एनसीईआरटी में, आपको ये याद आ रहा आयरन नेल का, आयरन नेल, कॉपर सल्फेट। तो हम बात कर रहे थे बेटा डिस्प्लेसमेंट के पहले एग्जाम्पल की। आपने आयरन नेल और कॉपर सल्फेट वाली वो ट्यूब देखी होगी ना, ब्लू कलर की, जिसका कलर ब्लू होता है, और आप देखते हैं कि आयरन नेल उसमें डुबो कर रखते हैं, तो धीरे धीरे इसका कलर ब्लू कलर क्या हो जाता है, फेड हो जाता है, यानी कि धीरे धीरे क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, और किस कलर में बदल जाता है, ब्राउनिश हो जाता है, थोड़ा सा ब्राउन कलर का दिखाई देने लगता है। क्या, यही टेस्ट ट्यूब। तो देखो आपको टेस्ट ट्यूब बना के आयरन नेल लटका कर इसका ब्लू कलर देकर भी आपसे रिएक्शन को पूछा जा सकता है। किसी भी तरह से डायग्रामेटिकली या स्टेटमेंट के थ्रू आपको ये चीज आनी चाहिए। और ये डिस्प्लेसमेंट क्यों है, तो देखिए कॉपर कहाँ, किस जगह, ये भी मैंने बता दिया आपको, नीचे है, लिस्ट रिएक्टिव है, इसलिए आयरन क्या कर पा रहा है, डिस्प्लेस कर पा रहा है। कॉपर आयरन को नहीं कर पाएगा डिस्प्लेस, क्योंकि इसका पावर कम है बेचारे का। रिएक्टिविटी के टर्म में कॉपर का पावर कम है, आयरन का पावर ज्यादा है। तो ये कितनी काम की चीज है। अब आप जो भी रिएक्शन देखेंगे डिस्प्लेसमेंट की, तुरंत बता पाएंगे, है ना, कि क्या कर रहा है, ये इसको डिस्प्लेस कर रहा है। अगेन सेकंड रिएक्शन देखते हैं, यहां भी जिंक जो है कॉपर को क्या कर पा रहा है, डिस्प्लेस कर पा रहा है, क्योंकि जिंक की जगह ये है और कॉपर की जगह ये। तो कॉपर लिस्ट रिएक्टिव है, इसलिए यहां पर जिंक और कॉपर सल्फेट की रिएक्शन होगी, तो जिंक सल्फेट मिलेगा और कॉपर अलग हो जाएगा। तो क्या बोला है, व्हेन एन एलिमेंट, कोई भी एक एलिमेंट उस डिस्प्लेस कर देता है अनदर एलिमेंट को फ्रॉम इट्स कंपाउंड, उसके कंपाउंड से उस अनदर एलिमेंट, जो भी एलिमेंट है उसको क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देता है, जैसे कर दिया ना ये जिंक को। इसी को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं बेटा, है ना। फिर इसका लास्ट वाला रिएक्शन लेड कॉपर क्लोराइड। देखिए लेड और क्लोराइड, देखिए लेड कहां है, लेड 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 ये है, पीबी, पीबी यहाँ है, और कॉपर यहाँ है। तो देखिए कॉपर को क्या कर दिया इसने, कर दिया ना डिस्प्लेस, क्योंकि लेड की पावर ज्यादा है, रिएक्टिविटी ज्यादा है एज कंपेयर टू कॉपर के।
तो बेटा यही एग्जांपल है, इन्हीं को सीखना है, आइडेंटिफाई करना है इस तरह से कि इस तरह से ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए डिस्प्लेसमेंट का, और ये जरूर याद कीजिएगा। फिर अगला लास्ट वाला हमारा टाइप है डबल डिस्प्लेसमेंट, वो हम पढ़ते हैं और हमारा सेशन क्या हो जाएगा, आज का एंड हो जाएगा। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बेटा, तो हमारा जो है फोर्थ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन सीखते हैं, विच इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अभी हमने रिसेंटली पढ़ा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अब हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी कि यहां पर रिप्लेस हो रहा है लेकिन दोनों का हो रहा है। ठीक है, दोनों का ही हो रहा है। अब दोनों ग्रुप भी हो सकते हैं, एटम भी हो सकते हैं और आयन भी हो सकते हैं, इसीलिए मैंने लिखा कि इस रिएक्शन में क्या होता है। तो इन दिस रिएक्शन टू डिफरेंट एटम्स और ग्रुप्स भी हो सकते हैं, है ना, एटम्स का ग्रुप्स ऑफ एटम्स एंड आयंस के फॉर्म में भी हो सकते हैं, आर एक्सचेंज इन दिस रिएक्शन, है ना। तो इतना घबराओ मत, कुछ नहीं, एक्सचेंज करेंगे आपस में, एग्जाम्पल से और अच्छे समझ में आ जाएगा। देखिए Na2 है और सल्फेट है, यहां पर Ba है और Cl2 है, ये क्या करेंगे, एक दूसरे से एक्सचेंज हो जाएंगे, यानी कि Ba इधर चला जाएगा और Na यहां आ जाएगा। देखो Ba को इधर ले जाओ तो Ba की वैलेंसी भी क्या होती है, अब आपको पता है ना, वैलेंसी 2 होती है, सल्फेट की भी 2 होती है, तो Ba और SO4 मिलके क्या बनेगा, BaSO4। क्लियर हुई बात। और Na और Cl दोनों की 1-1 वैलेंसी है, तो NaCl बन गया। तो देखिए हुआ ना एक्सचेंज, यहां Cl Na के साथ है लेकिन यहां Cl किसके साथ था, Ba के साथ था। यहां पर सल्फेट Na के साथ है लेकिन यहां पर सल्फेट Ba के साथ, तो दोनों ने म्यूचुअली क्या कर लिया, एक्सचेंज कर दिया, इसी को डबल डिस्प्लेसमेंट बोल दिया रिएक्शन को। क्लियर हो गई बात। ठीक है, यहां भी देखिए, यहां भी क्या हो रहा है, लेड नाइट्रेट के साथ है लेकिन लेड यहां पर आयोडाइड के साथ है, यहां पर पोटेशियम आयोडाइड के साथ है लेकिन यहां पर पोटेशियम नाइट्रेट के साथ है, एक्सचेंज हो गया। क्या हो गया, दोनों ने एक्सचेंज कर दिया। अब इसमें इतना दिमाग मत लगाना कि आपने सर लेड को एक्सचेंज किया है और पोटेशियम को एक्सचेंज किया है, आप ऐसा भी बोल सकते हैं मैंने नाइट्रेट को इधर लेके आ गया और आयोडीन को इधर लेके चला गया, तो ये म्यूचुअली एक्सचेंज है। केटायन एनायन का इसमें दिमाग मत लगाने कि सिर्फ केटायन को ही करना है, ऑब्वियसली बात है ना यार, केटायन को करोगे तो एनायन का तो हो ही रहा है ना साथ में, तो म्यूचुअली एक्सचेंज होता है, इस बात का ध्यान रखना। इसमें कंफ्यूज मत होना, बहुत कंफ्यूज होते हो आप, है ना, कंफ्यूज मत होना, समझ गए आप। लेकिन इसका क्वेश्चन अलग तरीके से आ सकता है, अलग अलग टाइप्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपकी बुक में भी दे रखा है कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट, है ना, एंड बेरियम क्लोराइड, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड, है ना, टू फॉर्म ए व्हाइट प्रेसिपिटेट कंपाउंड ए, एक्स वाई जेड जो भी नाम ले देगा, व्हाइट प्रेसिपिटेट एंड सॉल्यूशन ऑफ NaCl, तो आपको इसका नाम बताना है। तो ये MCQs में भी आ सकता है, किसी भी तरह से आ सकता है। ठीक है, व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है जब भी इस तरह की रिएक्शन में प्रेसिपिटेट बने, है ना बेटा, प्रेसिपिटेट बने। इसका आपने देखा होगा ना कि यहाँ पर एक ऐसी टेस्ट ट्यूब लेकर रखी है और एक टेस्ट ट्यूब ऐसी आई हुई है, यहाँ पर हम कुछ डाल रहे हैं उसमें, ऐसा डायग्राम भी बना के दे सकता है कि साहब इसमें क्या था, सोडियम सल्फेट है और यहाँ पर से हम क्या डाल रहे हैं, बेरियम क्लोराइड डाल रहे हैं, तो आप बताओ यहाँ पर क्या बनेगा इसमें, है ना। तो ऐसा डायग्राम बना कर भी आपको रिप्रेजेंट कर, मतलब किसी भी तरह से आपको एग्जाम दे सकता है। आपको कंसेप्ट सीखिए, उसके बाद में आप इसको अप्लाई करना भी सीखिए, तो क्वेश्चन भी लगाने इंपॉर्टेंट है। जो भी कंसेप्ट सीखिए आप NCERT से क्वेश्चन पहले लगाइए, फिर उसके PYQs लगाइए, ठीक है, फिर सैंपल पेपर लगाइए, ताकि आपका वो कंसेप्ट अच्छे से बिल्ड हो जाए। यही मेरा कहना था आपसे। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन सीखिए। यहाँ देखिए कौन सी येलो प्रेसिपिटेट बन रहे हैं, तो इस तरह की जो रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट फॉर्म होते हैं उसको क्या बोल दिया जाता है बेटा, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है, क्या बोल दिया जाता है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो मुझे लगता है कि यहीं पर हम इस वीडियो को एंड करना ज्यादा सफिशिएंट समझेंगे, वरना बहुत लंबा हो जाएगा। आगे के जो बचे हुए हमारे ऑक्सीडेशन रिडक्शन, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, इसको हम एक और वीडियो में कवर कर लेंगे। तो इस वीडियो को हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। क्या कवर किया हमने, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, है ना, 2 or more substance combined to form one component, single product combination। डिकम्पोजिशन इसका जस्ट अपोजिट, जिसमें थर्मल, फोटोलिटिक और इलेक्ट्रोलिटिक, ठीक, तीनों तरह के हमने पढ़े। फिर पढ़ा हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मैंने आपको यहाँ पर रिएक्टिविटी सीरीज बताई, आपको वो जरूर ध्यान रखना, कौन मोस्ट रिएक्टिव है, कौन लीस्ट रिएक्टिव है, तभी हम डिस्प्लेसमेंट को बना पाएंगे। और लास्ट में हम पढ़ रहे हैं डबल डिस्प्लेसमेंट, जो कि आपने देख ही चुके। तो ये हुए सारे हमें टाइप ऑफ रिएक्शन। अब रिएक्शन को देखकर आपको उसका टाइप पहचानना आना चाहिए
है ना, आपसे पूछ ले कि आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन, तो आपको तुरंत आइडेंटिफाई कर लेना है कि ये डिस्प्लेसमेंट है, डबल डिस्प्लेसमेंट है, कॉम्बिनेशन है या डिकम्पोजिशन है। मुझे लगता है कि आप ये अच्छे से कर पाएंगे। अगर आप अच्छे से कर पाते हैं, वीडियो आपको पूरा समझ में आया है, तो आप लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लव यू, बाय बाय।